आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। हमेशा से मौसम बदलता है तो बीमारियां भी दस्तक देती हैं। जी हां, आप सभी जानते हैं, सर्दी से गर्मी में मौसम बदल रहा हो या गर्मी से सर्दी में या बरसात में बदलता है तो हमेशा से बीमारियां भी दस्तक साथ साथ देती हैं। मैं आपको हमेशा से जागरूक कर रही हूँ कि मौसम बदल रहा है, मानसून आ रहा है, बरसात के दिन आ रहे हैं, तो बचकर रहें क्योंकि स्किन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं कि कोरोना महामारी, जिसे हमने 2 साल तक बहुत कह सकते हैं परेशानियों के साथ झेला है, उसने फिर से दस्तक दे दी है। जी हाँ, आज मेरठ सीएमओ अखिलेश मोहन ने पूरी जानकारी दी कि कितने पेशेंट हैं, किस तरीके से उनको एडमिट किया गया है और साथ साथ मवाना के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। तो आप लोगों को मैं यही जागरूक करना चाहूंगी, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमेशा की बात है कि जब भी मौसम में परिवर्तन हुआ है, बीमारियों की दस्तक सामने आई है, तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमें सतर्क रहना होगा। बीमारी कोई सी भी हो, सभी खतरनाक होती है। डॉक्टर के जाने से बचें, क्योंकि डॉक्टर्स के जब हम जाते हैं तो हमें एक छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन दूसरी बीमारी हम घर भी ले आते हैं। घर में अगर एक को फीवर आता है, ये पहले से ही चला आ रहा है, तो दूसरे को जरूर आएगा। एक को खांसी जुकाम होगी तो दूसरे को भी होगी। तो इसलिए हमें हर मौसम में अपना आप को बचाना चाहिए, अपना एहतियात रखना चाहिए ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज बीएड का एंट्रेंस एग्जाम था। मेरठ में 33 सेंटरों पर एग्जाम हुए और काफी शांतिपूर्ण तरीके से नियमों का पालन करते हुए सभी छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिए। दूसरी ओर जिस तरीके से जलभराव की समस्या सामने आ रही है, उसी को लेकर क्षेत्रवासी बार बार आवाज उठा रहे हैं कि नालियों में जो डेयरी संचालक हैं वो गोबर को बहा रहे हैं, नालियां चौक हो रही हैं। नगर निगम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी रोक नहीं लग रही है। आज भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नगर आयुक्त से मिले और ज्ञापन सौंपा। वहीं पर जो सफाई निकाय कर्मचारी हैं वो भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर महापौर से मिले। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि महिलाओं पर अत्याचार अभी रुके नहीं है। आज एक महिला का अर्धनग्न शव, जो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था, डोगरा मंदिर के पास नाले से मिला। साथ साथ एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही इलाहाबाद की युवती जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी, उसी के जो हॉस्टल का रूम था उसमें उसका शव मिला। पुलिस जांच कर रही है, पूरी तरीके से हर चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं पर दूसरी ओर आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से चोर बदमाश अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो आज पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आरोपी घायल हुए और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। साथ साथ 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो काफी समय से रेलवे के और विद्युत विभाग के तार चोरी कर रहे थे। तो सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। विद्युत विभाग व रेलवे के तार चोरी करने वाले 13 शातिर बदमाशों को पुलिस ने 8 कुंटल लगभग 5 करोड़ 20 लाख कीमत के तार के साथ किया गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी हैं फरार। एसएसपी ने दी जानकारी, पुलिस लगी जांच में। मेडिकल कॉलेज की जूनियर रेजिडेंस इलाहाबाद निवासी मोनिका दुबे का गर्ल्स हॉस्टल रूम में मिला शव। रेडियोलॉजी विभाग की थी डॉक्टर। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लगी जांच में, परिजनों को दी सूचना। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के जंगेठी में विद्युत विभाग व रेलवे का तार चोरी कर रहे बदमाश व स्क्वाड टीम के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस एनकाउंटर में 3 बदमाश हुए घायल, 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई। एमडीए द्वारा की जा रही बड़ी कार्रवाई। थाना जानी क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट व बागपत रोड स्थित दुकानों, मकानों व होटलों पर चला बाबा का बुलडोजर। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के कर्मचारी आज अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मिले महापौर से। कहा, हमारी मांगों को किया जाए जल्द से जल्द पूरा। बार बार दे रहे ज्ञापन, अभी तक नहीं हुई सुनवाई, किसी ने भी नहीं दिया ध्यान।
थाना लालकुर्ती क्षेत्र डोगरा मंदिर के पास कई दिन पुराना मिला महिला का अर्धनग्न शव। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज पुलिस लगी जांच में। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए दूर दूर से पहुंचे छात्र छात्रा। मेरठ के 33 सेंटरों पर 16,300 छात्र छात्राओं ने दिया बीएड का एंट्रेंस एग्जाम। कोरोना ने एक बार फिर 2 महीने बाद दी दस्तक। मवाना के 82 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। अभी तक 44 केस हैं सक्रिय। 6 मरीज अस्पताल में भर्ती, चल रहा इलाज। मेरठ सीएमओ अखिलेश मोहन ने दी जानकारी। कोरोना के नियमों का करें पालन, बरते एहतियात। जल भराव की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों से बात करने के लिए पहुंची आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम। क्षेत्रवासियों का कहना, डेयरी संचालकों द्वारा गोबर को नाले नालियों में बहा देने के कारण नालियां होती चौक, जिससे बन रही जल भराव की समस्या। अधिक जानकारी लेने के लिए नगर आयुक्त से भी मेरठ दर्शन की टीम ने की बात। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, जल्द से जल्द डेयरी संचालकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, लगाया जाएगा जुर्माना। रंगोली मंडप में गुरु पूर्णिमा पूजा व्यास पूजन के अवसर पर जियोगीता परिवार द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें आए हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर भजन कीर्तन किया गया शुरू। उन्होंने कहा, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरु के बिना जीवन का नहीं है कोई उद्देश्य। अब खबरें विस्तार से। काफी समय से तारों के चोरी होने की सूचना बार बार सामने आ रही थी। जी हाँ, बार बार बताया जा रहा था कि विद्युत विभाग के तार चोरी हो रहे हैं, साथ साथ रेलवे के भी तार और बहुत सारे सामान चोरी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गिरोह पकड़ में नहीं आया था। पुलिस पूर्ण रूप से सक्रिय थी कि कोई भी ऐसा गिरोह सामने आए तो उसको पकड़ा जाए। आज मैं आपको बताती चलूं, एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो काफी समय से विद्युत विभाग और रेलवे के तारों को चोरी कर रहे थे। करोड़ों के तार भी बरामद किए गए। साथ साथ बताया जा रहा है कि पहले ये अभियुक्त स्कूटी और बाइक चुराने का कार्य भी करते थे। वो जो उपकरण है वो भी इनके पास से बरामद हुए। काफी नकदी भी बरामद हुई है। 4 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस तलाश में लगी हुई है और जांच कर रही है कि और कितना बड़ा गिरोह है, कितने लोग अभी और इससे जुड़े हैं। जनपद मेरठ में विगत कुछ दिनों से टावर चोरी में जो उसका मेटल होता है उसको चोरी करना, साथ ही साथ विगत कुछ दिनों में ट्रांसमिशन लाइन में भी तार काट के एल्युमिनियम के और कॉपर वायर को चोरी करने की घटनाएं हुई थी। इसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में भी एक घटना हुई थी कंकरखेड़ा थाने के अंतर्गत, और परीक्षितगढ़ थाने के अंतर्गत भी हुई थी। इसी तरह से खरखौदा में भी एक घटना पूर्व में हुई है, और हमारे द्वारा इसमें एसओजी और थाना कंकरखेड़ा और अन्य पुलिस की टीमों को लगाया गया था, जिनसे ये पता चला कि इस गिरोह में काफ़ी अधिक लोग शामिल थे, लगभग 20 से अधिक लोग शामिल थे। इसमें से हमने पुलिस के द्वारा अभी वर्तमान में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जो 3 लोग हैं इनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो गिरोह का सरगना जो है जगत सिंह, ये वर्तमान में थाना कंकरखेड़ा में निवास करता है। इसी तरह से अमन मलिक और रफीक अहमद, इन तीनों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, और अन्य जो 10 लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है उसमें से 3,76,000 रुपये नकद बरामद हुआ है। साथ ही साथ घटना में जो प्रयुक्त करने वाली, जो सामान को ढोने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जिसमें टाटा मैजिक, एक बोलेरो पिकअप और एक और बोलेरो पिकअप बरामद, 2 बोलेरो पिकअप बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके आने जाने के लिए जो अपनी गाड़ियों का उपयोग करते थे, इसमें अपाचे मोटरसाइकिल और वैगनआर गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा इसमें गैस कटर और टावर काटने के जो तार काटने के जो उपकरण है वो भी बरामद किए गए हैं, गैस कटर भी, और सिलेंडर्स भी बरामद हुए हैं। तो ये गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसका जो मुख्य जो एरिया था ये मेरठ में और आसपास के जनपद मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में था। साथ ही साथ ये गाजियाबाद के अलावा जो सामान को बेचते थे दिल्ली में और हरियाणा में भी अपना ऑपरेट करते थे। तो इस तरह से इन पूरे गिरोह को पकड़ा गया। इनके ऊपर आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें अभी हमारे पास अभी 4 और लोग हैं जो अभी फरार हैं। इसमें ये मेनली कबाड़ी हैं जो ये सामान को अपना खरीदते थे और इसको आगे गलाने का या बेचने का कार्य करते थे। तो इनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कब से काम कर रहे थे? क्या आपराधिक इतिहास है इन लोगों का? कुछ पढ़े लिखे भी है सर, या ऐसी है? अभी हमारी जो पूछताछ की गई, इसमें सबसे पुराना जो मुकदमा अभी तक नज़र में आया है वो थाना ये जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली में 9वें महीने में पिछले साल एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी घटना को भी उन्होंने स्वीकार किया है, और इसके बाद से लगातार ये हमारे क्षेत्र में पिछले 1.5-2 माह से काफ़ी अधिक सक्रिय थे, और इनके ऊपर फिर इस तरह से कार्रवाई की। कहीं रेकी करते थे पहले? हाँ, ये घटना से पहले अपनी जो टीम है उसको बुलाते थे। थाना कंकरखेड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये
टीम को इकट्ठा करते थे और उससे पहले जहाँ पर ये कैंप लगे थे, जहाँ पर सामान इकट्ठा होता था, जहाँ सामान इकट्ठा रहता था, वहाँ पर ये पहले रेकी करते थे और वहाँ देखते थे कितने लोग वहाँ मौजूद हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। फिर रात को 12-1 बजे 2 बजे के आसपास जाके वहाँ पे घटना को अंजाम देते थे और सारा सामान लेके अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं, छोटा ये जो बोलेरो पिकअप है टाटा मैजिक है, इसमें लोनी ले जाके जाते थे और वहाँ पे डंप करते थे और उसके बाद फिर और आगे दिल्ली की तरफ इसको मूव करते थे। कितनी घटना लगभग 7 घटनाएं जो नजर में आई है पूछताछ में, 7 घटनाएं स्वीकार की हैं, लेकिन अभी और जनपदों से भी वार्ता की जा रही है कि कहीं और जनपद में भी अगर इस तरह की घटना हुई होगी तो उसको भी उसमें देख के और शामिल किया जाएगा। चोरी के सामान से सर कितने रुपए का लेन देन अब इन लोगों ने क्या ये जो हमने सामान बरामद किया इसमें लगभग एक टाटा मैजिक और एक बोलेरो पिकअप जो पूरी तरह से तारों से भरी हुई है, तो ये लाखों करोड़ों का सामान है जो बरामद किया गया है और काफी वैल्यूएबल ये सामान है जिससे कि जो सरकार है उसको काफी क्षति हो रही है। इन्होंने जो सामान और बाकी के जिलों में भी जाकर ये सामान बेचा करते थे, तो जिनको बेचा करते थे क्या उन लोगों को भी चिन्हित किया गया? हाँ, ऐसे हमने अभी तक फिलहाल हमने 4 ऐसे लोग चिन्हित किए हैं जिनके पास से सामान बेचते थे और अगर कोई और प्रकाश में आएगा बेचना में तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई। 4 लाख बरामद किए, क्या वो तार बेचने मिले था इनको पैसा? हाँ, ये जो पूर्व में जो घटना कुछ सामान उन्होंने जो बेच दिया था पूर्व में पूरी घटनाओं का, तो वो पैसा रिकवर इनसे किया गया। वहीं आपको बताती चलूं कि तारों के चोरी के में जो भी आरोपी थे उनको काफी समय से तलाश किया जा रहा था। आज भी एसओजी टीम और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई से बदमाशों की और पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल भेजा गया। 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। अब मैं आपको बताती चलूं कोरोना महामारी, जी हां, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। कोरोना महामारी के चलते हमने 2 साल बहुत सी परेशानियां झेली हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई से बहुत पीछे हो गए हैं, व्यापार एक तरीके से बिल्कुल ठप हो गए हैं, सभी चीजों को नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। लेकिन उसके बीच भी मैं आपको बताती चलूं 2 महीने बाद कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। थाना मवाना क्षेत्र के एक 82 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हुई। मौत के बाद मेरठ सीएमओ अखिलेश मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के 2100 मरीजों की जांच की गई है। जी हां, जिसके बाद 44 जो पेशेंट हैं वो सक्रिय पाए गए हैं, 6 अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोरोना से एहतियात बरतें, नियमों का पालन करें, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मौसम बदलता है तो बीमारियां भी दस्तक देती हैं। बीमारी कोई सी भी हो, सभी खतरनाक होती हैं, लेकिन जैसे ही बुखार हुआ, बुखार के बाद फिर से टेस्टिंग शुरू होगी, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो इससे अच्छा है नियमों का पालन करना। अगर हमें कोरोना महामारी से लड़ना है, बचना है, तो सबसे पहले तो हमने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं और नियमों का पालन करें, तभी हम कोरोना महामारी को दोबारा से दस्तक देने से रोक सकते हैं। बेसिकली कल की तारीख में हमारे यहाँ 11 पॉजिटिव केसेस निकले हैं और आज की तारीख में हमारे जिसके अंदर से 38 आज की तारीख में होम आइसोलेशन है। 6 लोग हमारे यहाँ एडमिटेड हैं तथा कुल मिला के हमारे यहाँ 44 एक्टिव केसेस हैं। ये आपको बताना चाहूँगा कि यह जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है इनकी उम्र 82 साल थी और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित थे और कोविड जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला और ये कहना सही नहीं होगा कि कोविड से मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु जो बीमारी थी किडनी डिसऑर्डर उसकी वजह से हुई। लोगों से मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि कृपया जो लोग भीड़ भाड़ से बचें, जो लोग जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है या जो बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, वो भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने आप से अपने आप को कंट्रोल करें और कभी भी कोई तरह की बीमारी लगे तो तुरंत डॉक्टर को परामर्श लें। हमारे यहाँ शहर का हर इलाका कवर किया जा रहा है। हमारी सारी CHCs पे, अर्बन PHCs पे, PHCs पे टेस्टिंग हो रही है हमारे यहाँ और करीब 2000 से लेकर 3000 तक सैंपलिंग हो रही है। अब मैं आपको बताती चलूं
कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूर दूर भेजते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या और भी अच्छी पोस्ट पर जाएं, और पूरी मेहनत करते हैं बच्चे भी, लेकिन जब वो डिग्री के बहुत समीप होते हैं तो उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। अब हादसा करने वाला कौन है, इसकी जांच तो पुलिस कर रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, इलाहाबाद की एक युवती मेडिकल थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी और रेडियोलॉजी की डॉक्टर थी। अचानक से उनका शव उन्हीं के कमरे में मिला। मौके पर पुलिस पहुंची। पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन पहले ही इलाहाबाद से वो युवती हॉस्टल वापस आई थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर कारण क्या रहा। मामला ये है कि वो लड़की जो है वो यहाँ पे DMRD कर रही थी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और अभी उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो गया है, और अभी उसका टेन्योर 15 जुलाई तक था। तो अभी वो मंडे को सुबह लौटी है, घर गई थी अपने इलाहाबाद, और वहाँ से लौटने के बाद दिन में ठीक ठाक काम किया, तो दिन में ठीक ठाक काम किया। उसके बाद वो दोपहर में घर अपने हॉस्टल गई, और शाम को उसके हस्बैंड का फ़ोन उसके कुलीग के पास आया कि वो बहुत देर से उनको ट्राई कर रहा है लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है, जरा सा देख लीजिए क्या मैटर है। तो वो फिर अपने कुलीग के साथ उसके हॉस्टल में गए। वहाँ पे देखा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था और काफ़ी खटराने बाजा नहीं खुला, तो लोगों ने धक्का मार के दरवाज़ा खोला, तोड़ा, उसका कुंडी टूट गई। फिर उसके बाद उसको तुरंत देखा तो वहाँ पे हैंगिंग करके लटकी हुई थी। उसको तुरंत उतार करके लोग इमरजेंसी में लाए। काफ़ी कोशिश करी, आधे पौने घंटे लोगों ने कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन रिवाइव नहीं हो पाई। फिर उसका लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, जो पुलिस के अपने कार्य होते हैं, जो अपनी जाँच वाँच वो सब उन्होंने किया। हॉस्टल गए, सारी चीज़ किया, और लास्ट शव को यहाँ रखवा दिया गया था मार्चरी में, और रात में उनके फादर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। उनके फादर व पेरेंट्स वगैरह सब आ गए हैं सुबह। अभी बाकी कार्रवाई के लिए उनके पेरेंट्स और पुलिस को जो भी अपना तय करेंगे वो अपने हो जाएगा। सर कब से यहाँ पे जॉब कर रही थी और क्या उन्होंने कुछ कभी वो 2020 के बैच की है, वो कि लड़की 2020 बैच की है। तो 2 साल का डिप्लोमा होता है ये, तो दो साल से कंप्लीट हो गए। 15 जुलाई को उसका टेन्योर पूरा हो रहा था, और बीच में तो उसका काम ठीक ही था, काम तो ठीक ही था। थोड़ा सा उदास जरूर रहती थी, लेकिन बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे कोई किसी विभाग वाले ने कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं, कुछ ऐसा एडवर्स। सर कहाँ की रहने वाली है ये? जो पता चला है कि वो फिरोजाबाद की मूल रहने वाली है, और उसकी जो शादी जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। सर कुछ ऐसा महसूस प्रतीत हुआ कि फैमिली से कि पता चला कारण कुछ ऐसा? नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा कारण नहीं पता चला। बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जी हां, मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है। एमडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई। थाना जानी क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट बागपत रोड पर बनी हुई दुकान, मकान व होटल के बाहर जो अतिक्रमण लगा हुआ है उसको हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा। व्यापारियों ने और वहां के क्षेत्रवासियों ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन नगर निगम की टीम ने अपना कार्य पूरा किया। तो लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। लेके जा रहे हैं सर, रोज लेके जा रहे हैं आपके हिसाब, रोज लेके हम रोज लेके जा रहे हैं सर। 2 दिन में और हम ही आपके हाथ जोड़ते हैं सर, हम क्या कर रहे हैं। हम लोग कहाँ रहेंगे जो है, नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे तो बताओ। सब इलीगल है, जब अगर सही जगह कम बोलते हैं नहीं, सब है, चलो अपनी कार निकालो बाहर।
कार निकालिए, फैमिली जा सके, बैठे दूसरे से बैठो, जल्दी बाहर निकाल। अब मैं आपको बताती चलूं कि आज बीएड का एंट्रेंस एग्जाम था। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए दूर दूर से छात्र छात्रा पहुंचे। मेरठ में 33 सेंटर बनाए गए थे जहां पर पूरे नियमों के साथ आज एग्जाम हुआ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 16,300 छात्र छात्राओं ने आज बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया और सभी का भविष्य एक तरीके से कैद हुआ और रिजल्ट का इंतजार सभी को रहेगा। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर कर्मचारी आज महापौर से मिले। जी हां, मैं आपको लगातार पहले भी कई बार दिखा चुकी हूं कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं। कई बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं कि उनकी सैलरी बढ़ाकर 16,500 कर दी जाए या उनको और बहुत सारी जो उनकी मांगे हैं, 3 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर के आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सफाई कर्मचारी महापौर से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा और अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने समस्या के साथ साथ कहा कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं को दूर किया जाए क्योंकि अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो उनकी भी ये चिंता थी कि जब जो कूलर में इतने लोग बैठे हुए उनके वेतन बढ़ सकता, जो लोग सड़क पर बैठे हुए 2020 से बराबर काम करे उनका वेतन सबसे पहले मैं बढ़ाऊंगी और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैं क्योंकि मांगी ये मेरे महापौर के हाथ में सारी पावर होती है। सदन जो होता है सदन चलता है महापौर के माध्यम से और महापौर आपकी मालिक है। कहती महापौर जी ने आपके पैसे बढ़ेंगे 16,500 बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे और हम सब लोग मान्य कल नगर निगम जाकर पूरे सदन का हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। सबका पूरा विश्वास है। प्रधान जी आ जाओ जी, हाँ जी आओ। जिसको भी समय हो 2015 में एक शासन देखा है जिसमें इन्हें जबरदस्ती आउटसोर्सिंग में डाल दिया है, तो उसके लिए और एक आबादी का अनुपात जो कर्मचारी रखने चाहिए, मतलब आज 30 लाख के करीब आबादी और 3,000 कर्मचारी को काम दिया जा रहा है। कम से कम हेल्थ मैनुअल के हिसाब से 7,000 कर्मचारी होने चाहिए। इसमें मैंने 3 दिन भी लिखे हैं। क्योंकि ये मेरे साथ लगा तो हमने जब पहले हम लोग देख चुके हैं तो उन्हें भी कही है कि ये पिछली बार जैसा रोज चौन भागा था, इन लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया कि ये भी व्यवस्था मेरी जैसी ना हो जाए, कहीं डर अधिकारियों में ये खौफ है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब उनके बाद तो 2 आ गए हैं। तो बोलो ये समस्या का समाधान तभी होगा जब तक भर्ती नहीं हो पाने की। एक तो वेतन का, एक आउटसोर्स में जो इन्हें जो मतलब जो इनको जो मतलब उसमें कराया ना आउटसोर्सिंग कराया, उसके लिए सहयोग चाहिए। एक जो मेरिट की आबादी है उसके अनुसार कर्मचारी रखा जाए, क्योंकि जो पानी मंगाना। महिलाओं पर अत्याचार अभी भी नहीं रुक रहे हैं। बार बार कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना लालकुटी क्षेत्र डोगरा मंदिर के पास जो नाला है उसके समीप ही एक महिला का अर्धनग्न शव मिला। जी हां, शव काफी पुराना महसूस हो रहा है। मौके पर सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि महिला का जो शव है वो आधा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था और आधा मिट्टी से बाहर था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखकर प्रतीत हो रहा था कि काफी पुराना शव है। शव को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हुई है कि आखिर महिला कौन है, कहां से आई है और कब से उसका शव यहां पर पड़ा हुआ है।
मानसून आते ही क्षेत्र में जल भराव की समस्या भी साथ साथ आती है। जी हां, मैं आपको लगातार बता रही हूं, जबकि नगर निगम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि शहर में कहीं पर भी जल भराव ना हो। नाली और नालों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से क्षेत्रों से जल भराव की समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर के आज हमारी मेरदर्शन की टीम कई क्षेत्रों में पहुंची और वहां के क्षेत्रवासियों से बात की और जानकारी ली कि आखिर सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में जल भराव की क्या है। तो वहां के क्षेत्रवासियों का सबसे पहले जो कहना था वो ये था कि डेयरी संचालकों पर रोक लगाई जाए कि वो अपने गोबर को नालियों में ना बहाएं। जी हाँ, डेयरी तो चलाते हैं, लेकिन जो गाय भैंसों का गोबर होता है उनको नाली और नालों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण से नाली चौक हो जाती है और वो गोबर आगे नहीं जा पाता, जिससे नालियों का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कई बार उनका कहना है कि इसकी कंप्लेंट भी की गई, लेकिन उसके बाद भी इस पर रोक नहीं लगी है। क्षेत्रवासियों में ये भी कहा गया कि पहले तो गोबर किसानों को बेच दिया जाता था, उपले पात लिए जाते थे, लेकिन जब से विकास हुआ है तो ना तो किसान ही गोबर खरीदते हैं, ना ही उपले पाते जाते हैं। सारे गोबर को पानी में बहा दिया जाता है, वो नालियों में इकट्ठा हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सरकार को या नगर निगम द्वारा एक ऐसा स्थान देना चाहिए जहां पर ये अपना कार्य को कर सकें, अपने गोबर को फेंक सकें, नालों में ना बहाया जाए। उसी चीज की पूर्ण रूप से जानकारी लेने के लिए हमारी टीम नगर आयुक्त से भी मिली और उनसे भी बात की। नगर आयुक्त का कहना था कि सभी डेयरी संचालकों के साथ कई बार बैठक की जा चुकी है और अब दोबारा बैठक की जाएगी। उनको साफ साफ चेतावनी दी जाएगी कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई भी डेयरी संचालक नाले या नालियों में गोबर को बहाता हुआ मिला। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्द कार्रवाई होती है। इन डेयरियों से इतना शहर का बुरा हाल है कि इन डेयरियों का सारा गोबर जो है वो नालियों में बहाया जाता है। हर डेयरी वाले के पास एक सब समरबिल पंप लगा हुआ है। वो जितना भी गोबर होता है, पहले तो गोबर बिक जाता था, इसके उपले उपले पच जाते थे, लेकिन अब गोबर किसी काम नहीं आ रहा और किसान भी गोबर को नहीं लेके जाते, इसलिए डेयरी वाले सारे गोबर को नाले में बहाते हैं और नाले में ये बैठ जाता है। नाले में बहता नहीं है, कुछ दूर चल करके ये बैठ जाता है और नाले की सफाई हो नहीं पाती, जिससे पूरा का पूरा शहर गंदगी से हटा पड़ा है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, गंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने का। नगर निगम में इसकी कोशिश की जाती है, नया कोई अधिकारी आता है, 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन नया अपने जलवे दिखाता और फिर ठंडे बैठ जाता है। इसके लिए होना तो ये चाहिए कि इन डेयरी वालों के लिए अलग जगह होनी चाहिए जहां ये अपना कारोबार कर सकें आराम से। बरसात में डेयरियों की वजह से यहाँ जो गोबर बहाया जाता है, उस गोबर को नीचे बैठने की वजह से नालियाँ छोटी हो गई हैं और छोटी होने के बावजूद पानी जो है वो बरसात में ऊपर तक हो जाता है और लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके लिए कैटल कॉलोनी बनाने का वादा किया था, लेकिन गवर्नमेंट इनको कैटल कॉलोनी ना बना दे पाने में असमर्थ है। अगर इन्हें कैटल कॉलोनियाँ मिल जाएं तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और वहाँ से दूध अपना शहर में सप्लाई कर दें। अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा जो है शाम को मेरे द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत कईयों पर FIR भी दर्ज की गई है और जुर्माने की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है और डेयरी वालों को बुला के मेरे द्वारा मीटिंग भी की गई है, जिसमें उन लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि वो जो भी अपना गोबर का है उसको इकट्ठे होकर उसकी फेडरेशन बना के उसको कलेक्ट करके उसका गोबर गैस का ट्रीटमेंट करवाएं और अन्यथा उसमें आप शहर के बाहर इसको विस्थापित करें, इसको डेयरी को विस्थापित किया जाएगा। तो ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिन में इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी मेरठ सर से और जो MDA के VC सर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, जल्दी इसमें समाधान करवाया जाए। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज रंगोली मंडप में जियो गीता परिवार द्वारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद वेद पुराणों के बारे में बताया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु और शिष्य के लिए बनाया गया है ताकि गुरु को शिष्य नमन कर सके। वैसे तो हर दिन ही गुरु के लिए होता है, लेकिन शिष्य एक पूर्ण रूप से गुरु को नमन करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं को नमन किया जाता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वेद पुराण आखिर है क्या, वेद पुराण उपनिषद जो भी हैं उनके बारे में जानकारी दी। सत्संग का आनंद लेने के लिए भक्तों की भीड़ मौजूद रही। तुम्ही
आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।